नमस्कार साथियों, मैं मुकेश। आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्ययन धाम पर एक बार पुनः आपका स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है कि आपने पार्ट फर्स्ट को देखा होगा। पहला वीडियो था, थोड़ा सेटअप भी सही तरीके से नहीं हो पा रहा है। टाइम लगेगा 1-2 दिन का, 2-3 क्लास का। अच्छे से आपको क्लासें मिलेंगी। तो बगैर समय खर्च किए हुए अपन अपने टॉपिक पे आते हैं। तो अपना जो टॉपिक चल रहा था, जैसे कि धातु, अधातु एवं प्रमुख यौगिक, ठीक है ना। इसके अंदर मैंने आपको धातुओं की जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी उनके बारे में अधिकतर बता दिया था, सभी बातें आपको बता दी थी। अब उसी में अपन आगे की तो बात देखते हैं कि धातुओं के जो रासायनिक गुणधर्म है उनके बारे में चर्चा करें, ठीक है ना। हाँ, एक नोट करके वो आपको लिखनी थी, जो मैं वीडियो बंद हो गया था, बता नहीं पाया था कि सक्रियता श्रेणी के अंदर अपन देखें तो Ag, Au और प्लेटिनम, ठीक है। इन तीनों को अपन उत्कृष्ट धातु या आप इनको नोबल धातु या नोबल मेटल के नाम से जानते हैं। ये बात आपको बराबर याद है, ठीक है। अब बात करें अपन के मेन टॉपिक अपना धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, इसके बारे में देखें तो देखो कई प्रकार के इसके गुणधर्म हैं, उनको अपन बारी बारी से पढ़ें। तो मुख्यतः जो देखे जाते हैं तो सबसे पहले अपन देखें, पहला होता है कि धातुओं की, जो अपन पढ़ेंगे धातुओं की वायु से क्रिया, धातुओं की वायु से क्रिया, ठीक है सर। इसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं वायु के साथ। दूसरे नंबर पे अपन देखें तो धातुओं की जल के साथ क्रिया, धातुओं की जल के साथ। तीसरे नंबर पे अपन देखें धातुओं की अम्ल बोले तो एसिड और क्षार के साथ रिएक्शन, ठीक है। और चौथे नंबर की अपन बात करें, या यहाँ लिख देता हूँ इसको 4 नंबर पर, जिससे देखिए आप चौथे नंबर पे अन्य धातु के जो साल्ट होते हैं या लवण कह सकते हो, लवण से अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, इन प्रॉपर्टीज से प्रश्न आने के पूरे चांस हैं, क्योंकि अपन देखें कि देखो रासायनिक गुणधर्म भी अपने आप में काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मैंने बताई थी। अब रासायनिक गुणधर्म को पहले तो अपन देखें, पहला कौन सा है, वायु से क्रिया। जैसे अपन देखें पहला कौन सा हो जाएगा, वायु से क्रिया। दूसरी बात करें किससे, जल से। और तीसरे नंबर पे अपन बात करें अम्ल या क्षार से। और चौथे नंबर पर अपन बात करें अन्य जो मेटल्स हैं उनके साथ से इसकी रिएक्शन करें, ठीक है। अब इसका अपन देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आगे की अभी जो इसकी बातें हैं पर्टिकुलर एक एक गुणधर्म को अपन पढ़ेंगे। जूम कर, ठीक है ना। नेक्स्ट है ना, चलो टाइम लगेगा, बोर्ड भी बराबर। अभी ये मेरे को नहीं पहचानता है, इसको मैं भी पहचानता हूँ, धीरे धीरे हो, है ना। आपको क्या लगता है मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रहा हूँ? धीरे धीरे अभी रिदम पकड़ेगी क्लास,
बाकी कंटेंट आपको मैटर इतना अच्छा मिलेगा कि आप खुद कहोगे कि वास्तव में सर ने कम समय में अच्छी चीजें दी। पहला अपन देखें वायु से क्रिया, ठीक है। पहला देखते हैं वायु से क्रिया। इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलो कोई धातु है और धातु की क्रिया किससे कराई, वायु से। वायु तो अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे, तो आपको क्या प्राप्त होगा, धात्विक ऑक्साइड। क्या प्राप्त होगा, धात्विक ऑक्साइड, है ना। क्योंकि धातुओं के साथ ऑक्सीजन मिल रही है तो क्या प्राप्त होगा, मेटल ऑक्साइड बोल सकते हो। इसमें जैसे बहुत सारे बनते हैं, आपको कोई सा भी याद रख लो आप। कॉपर की रिएक्शन अपन किससे करा देंगे, ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा, CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गया। ऐसे ही अगर मान के चलो एल्यूमिनियम की अभिक्रिया किससे करा दें, O2 से, तो क्या बन जाएगा, AlUO3 बन जाएगा। ऐसे अपन कुछ की बात Zn की अभिक्रिया किससे करा दें, O2 से, तो भी क्या बन जाएगा, ZnO बन जाएगा। Pb की अभिक्रिया किससे करा दें, ऑक्सीजन से, तो क्या बन जाएगा, PbO बन जाएगा। अब कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, इसका नाम क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। क्या हो गया, कॉपर ऑक्साइड। ऐसे इसकी बात करें तो इसका नाम सारे लोग जानते हैं, एल्यूमिना भी बोल देते हैं और एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ऐसे ही इसको बोलेंगे जिंक ऑक्साइड, क्योंकि जिंक के साथ क्या करती है, ऑक्सीजन। और यहाँ पर देखें इसको क्या बोल देंगे, लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। तो अपन देखें तो वास्तव में ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके यहाँ पे जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, धात्विक ऑक्साइड या मेटेलिक ऑक्साइड, ठीक है, मेटेलिक ऑक्साइड। अब बात ये नहीं है कि इसके यूं पूछे कि कौन सा रिएक्शन, पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछे तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपको इसके बारे में ये देखना है कि जैसे ये जो दिखाई दे रहा है ऊपर वाला, ये, ठीक है, सामान्यतः जितने भी होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बात वो याद रखनी है कि सभी जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं, धात्विक ऑक्साइडों की, धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति या नेचर की बात करें तो कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, कैसी होती है, क्षारीय। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे निकल के आती है, ये तो सबको पता है कि वायु से रिएक्शन करेगी तो क्या करेगी, ऑक्साइड बनाएगी। ऑक्साइड के साथ आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्साइड जो बन रहा है वो किस प्रकृति का होगा। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं उनका जो नेचर होता है वो बेसिक होता है। ये बात बिल्कुल आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ जो आपको धात्विक ऑक्साइड दिखाई दे रहे हैं, जैसे ऊपर वाला है, इसकी जो प्रकृति वास्तविकता में कैसी होनी चाहिए बताओ, क्षारीय। कैसी होनी चाहिए बताओ, क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। परंतु ये तीन मैंने आपको, क्योंकि देखो क्विक रिवीजन है, बहुत सारी बातें आपको जल्दी में समझनी पड़ेंगी, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि सभी को समझ आए वो बातें। यहाँ देखें तो ये जो तीन दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको अपन यूँ कह सकते हैं कि ये कैसे हैं बताओ, उभयधर्मी। कहने का मतलब ये वाला और ये तीनों जो हैं ये उभयधर्मी प्रकृति के हैं। जरूरी नहीं है कि ये किसके हैं बताओ, क्षारीय। ये उभयधर्मी का मतलब आपको समझना है कि कभी तो ये किसकी तरह होते हैं, अम्ल की तरह, और कभी किसकी तरह होते हैं, क्षार की तरह। तो कई बार एग्जाम में इनके बारे में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो धात्विक, इसको तो सब जानते हैं कि उभयधर्मी जिंक ऑक्साइड भी होता है उभयधर्मी, और PbO भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को आप एक बार स्क्रीनशॉट लें अच्छे से। वायु से क्रिया करता है तो क्या बनाता है, धात्विक ऑक्साइड। और मुख्य बात यह है कि धात्विक ऑक्साइड की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है साहब, क्षारीय होती है। परंतु ये जो तीन दिखाई दे रहे हैं नीचे, ये कैसे होते हैं, ये होते हैं आपके उभयधर्मी ऑक्साइड, ठीक है ना। चल स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट से। ले लिया।
चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब आ रहा है दूसरे नंबर पे जो अपन ने गुणधर्म लिखा है, जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया, काय के साथ अभिक्रिया बताओ? जल के साथ अभिक्रिया। ठीक है, जल के साथ अभिक्रिया की अपन बात करें तो यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई धातु, ठीक है ना, मेटल वाटर से रिएक्शन करती है तो आपको ध्यान रखिए दो प्रोसेस होती है। इसके अंदर मध्यवर्ती के रूप में धातु ऑक्साइड भी बनता है। क्या बनता है? धातु ऑक्साइड भी बनता है। ज्यादातर अपन देखेंगे कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो धात्विक हाइड्रोक्साइड, धात्विक हाइड्रोक्साइड बोले तो OH वाली स्पीशीज, ठीक है, का निर्माण करते हैं। तथा साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि H2 गैस निकलती है प्लस क्या उत्सर्जित होती है? ऊष्मा, है ना। अब इसको अपन देखें धातु की अभिक्रिया जब भी जल से कराते हैं तो नॉर्मली ये भी कह सकते हैं कि धात्विक हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है, साथ में कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है, और साथ में क्या मुक्त होती है? ऊष्मा, है ना। अब इसको अपन देखें कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एग्जाम्पल, ठीक है, उदाहरण, उदाहरण बोलते हैं ऐसे। जैसे मान के चलो के है, के बोले तो क्या है? पोटेशियम। इसकी रिएक्शन अपन किससे करा रहे हैं? H2O से। H2O से जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो अपन को पता है कि क्या बनेगा? KOH, ठीक है, जिसका नाम क्या होगा बताओ? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैं क्लास में ये सूत्र निर्माण करना ना, ये सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, और मैं वैसे भी बताता रहता हूँ, फिर भी इसके वीडियो भी अपन बनाएंगे। तो इसकी जब रिएक्शन कराई तो क्या बनेगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तो इसकी कमी पूरी कर दी कि भाई क्या है बताओ? धात्विक हाइड्रोक्साइड। साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक गैस बनती है, जो गैस, ये एरो का मतलब है गैस ऊपर उड़ जाती है। इस गैस का नाम अपन को पता है, कौन सी गैस है बताओ? हाइड्रोजन गैस। आवर्त सारणी का आवर्त तत्व कौन सा होता है? हाइड्रोजन। तो कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ साथ में बात कर रहा था कि क्या निकलती है? हीट निकलती है ना, ऊष्मा निकलती है। अब ये जो ऊष्मा होती है, अगर मान के चलो किसके बारे में बात की जाए? पोटेशियम, और एक और अभी देख लेते हैं सोडियम के बारे में। जैसे सोडियम है और इसकी भी रिएक्शन किससे कराए अपन? H2O से। तो बनने वाला क्या बनेगा? NaOH प्लस क्या बनेगी? H2 गैस प्लस क्या बनेगी बताओ? ऊष्मा, ठीक है। सेम कंडीशन है, हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। अब आपको ये ध्यान रखना है कि कई बार आपने सुना होगा कि भाई साहब एक जादूगर आया था और उसने क्या किया था बताओ? जादू। क्या किया था? जादू। और वो बोल रहा है कि मैं पानी में क्या लगा दूंगा? आग। क्या लगा दूंगा बताओ? पानी में आग। तो उसने कैसे लगाई? तो ये जादू वादू कुछ नहीं होता है। वो क्या करता है? पानी के अंदर सोडियम का क्या डाल देता है? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल डालेगा तो वहां पे सोडियम के साथ H2O क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ साथ कौन सी गैस मुक्त हो रही है? H2। H2 के साथ मैंने बताया कि एक्स्ट्रा के रूप में क्या मुक्त होती है? ऊष्मा। अब ये जो ऊष्मा होती है, इन दोनों के साथ रिएक्शन करने के बाद ये जो ऊष्मा है, अपन अलग कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो ऊष्मा है वो ये मान के चलो इस हाइड्रोजन को जलाने के लिए क्या होती है? पर्याप्त होती है। क्योंकि हाइड्रोजन एक कैसी गैस है बताओ? ज्वलनशील। हाइड्रोजन कैसी गैस है? ज्वलनशील गैस, ठीक है। तो अपने आप जलती है। तो हाइड्रोजन को अगर आपने क्या दे दी? पर्याप्त ऊष्मा दे दी, तो वो अपने आप जलने लगेगी। तो जलने लगती है तो अपन देखते हैं कि वहाँ पानी के साथ जैसे सोडियम या पोटेशियम डालते हैं, ये क्या पकड़ लेते हैं? आग। तो वो जादू वादू कुछ नहीं होता है। कौन सी गैस का कमाल होता है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पे जलने के लिए इसको पर्याप्त क्या मिल रही है? एनर्जी। तो ये जल गई। तो अपन कह सकते हैं कि जल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि हर मेटल
ये रिएक्शन नहीं दर्शाता। रिएक्शन यही होती है, पर कई में आग लगती है, कई में नहीं लगती, क्योंकि ये है नहीं रिएक्टिव होते हैं सोडियम और पोटेशियम। तो यहाँ पे क्या तो आग लगे, एक तो ये ध्यान रखना है। चल ठीक है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट को जूम कर देता हूँ। जूमा हो जाता है ब्रेक इतना ही सही, ठीक है। हाँ, अब सही है ना, दिख रहा है बराबर। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो अब बात करते हैं अपन, चलो अगले कुछ मेटल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे पहला देख लिया अपन ने, दूसरा ऐसे सोडियम देखा। अब कैल्शियम की बात करें तो एक प्रश्न बनता है कि पानी में वो तो आग लगा रहे थे, अब ये क्या करेगा, वो पानी में आग लगा रहे थे, ये तैरता है, पानी में तैरता है क्यों? ठीक है, एक तो ये प्रश्न है सब। और दूसरा प्रश्न है कि मैग्नीशियम पानी में तैरता है क्यों? ठीक है, तो इन दोनों प्रश्नों को अपन सॉल्व करेंगे और अपन समझेंगे कि कैसा कैसे होता है। तो देखो अभी जो रिएक्शन चल रही है, कैल्शियम की रिएक्शन अपन किसके साथ करा रहे हैं, H2O के साथ। तो आप देखोगे आपका जाना माना एक पदार्थ बनता है कैल्शियम के साथ। जब इसकी रिएक्शन करा रहे हैं तो पहले तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO बना होगा, सीधी सी बात है। पहले तो क्या बना होगा, CaO बनता ही है, फिर ये किस में चेंज हो जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो इतनी बड़ी रिएक्शन नहीं लिखनी है। अब मैंने आपको बताया था कि ये उत्पाद के रूप में बनता है। आपको तो टोटल पूरी रिएक्शन के लिए एक ही चीज याद रखनी है, क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, है ना। क्या बन गया ये आपका बताओ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये बन गया। अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है तो साथ में एक H2 गैस भी बनी होगी, ठीक है, वो तो बनेगी उत्पाद के रूप में। साथ में आप देखोगे कि क्या निकली होगी बताओ, ऊष्मा। तो यहाँ तक तो अपन सही जा रहे हैं। बाजार से चूना लाते हैं, घर पे लाके किसी बर्तन के अंदर डालते हैं, तो पड़ोसी भी सुनते हैं कि कुछ उबाल आ रहा है, धूम धड़ाम होता रहता है। तो वो क्यों हो रहा है, क्योंकि वहाँ क्या रिलीज हो रही है बताओ, ऊष्मा। ठीक है, परंतु आग नहीं लगती है। ऐसा लगता है कि कहीं आग लग जाए, लेकिन आग नहीं लगती है। उसका कारण होता है कि देखो ये वाली जो ऊष्मा है वो इस हाइड्रोजन को जलाने के लिए, हाइड्रोजन को जलाने के लिए पर्याप्त नहीं है साहब। क्या नहीं है, पर्याप्त नहीं। मतलब जितनी हीट इसको जलने के लिए चाहिए उतनी हीट रिलीज नहीं हो रही, तो ये हाइड्रोजन अपने आराम से बच जाती है। और बचकर क्या होगा, जैसे ये कैल्शियम का कोई क्रिस्टल है, ठीक है, कैल्शियम का क्या है, कोई क्रिस्टल है, और इस पर आप देखोगे कि जगह जगह बुलबुलों के रूप में कौन सी गैस जमा हो जाती है बताओ, हाइड्रोजन। बुलबुलों के रूप में कौन सी गैस जमा हो जाती है, H2 गैस। अब जब H2 गैस होती है वो चारों तरफ से इसको घेर लेती है, तो ये पानी में क्या होने लगता है, तैरने लगता है, क्योंकि बुलबुलों के रूप में होती है तो हल्का हो जाता है। ये कि ये कंडीशन किसके लिए होती है बताओ, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के लिए कैसे होती है, थोड़ा सा चेंज है बस। मैग्नीशियम की रिएक्शन आप जब जल से कराओगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये ठंडे पानी से रिएक्ट नहीं करता है, ये हमेशा किससे करता है बताओ, गर्म जल से। किससे रिएक्शन करता है, गर्म जल से, क्योंकि ठंडे पानी से, शीतल जल से भी रिएक्शन नहीं करता। गर्म जल से जब रिएक्शन करेगा तो आपका वही बनेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपकी कौन सी गैस बनेगी, H2 गैस, प्लस क्या होगी, ऊष्मा निकलेगी। और यहाँ पे भी वही कंडीशन आएगी कि पर्याप्त ऊष्मा नहीं है, पर्याप्त ऊष्मा नहीं है। जब पर्याप्त ऊष्मा नहीं है तो आप ये मान के चलो होगा क्या, इसको जला लो, यहाँ बैठ जाओ। इसमें ये मान के चलो
कि क्या नहीं पकड़ेगी, ये बताओ। आग नहीं पकड़ेगी, कहने का मतलब ये जलेगी नहीं जलेगी, तो अपन कह सकते हैं कि ये भी इसी की तरह, जैसे Mg जो होगा ये भी इसी की तरह क्या होगी, इसके चारों तरफ भी क्या जमा हो जाएंगे हाइड्रोजन गैस के बुलबुले, और ये भी पानी में क्या करने लगेगी बताओ, तैरने लगेगी। तो इन दोनों प्रश्नों का एक ही आंसर है, लेकिन यार थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये केवल कैसे पानी से रिएक्ट करता है, गर्म जल से, ठीक है, ठंडे जल से रिएक्शन नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी एक बार रिवाइज करूं। प्रश्न थे कैल्शियम और मैग्नीशियम पानी में क्यों तैरते हैं, तो अपन बता सकते हैं कि जब उनकी रिएक्शन जल के साथ होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिल्क और मैग्नीशिया ज़्यादा खा जाते हैं, वही वाला है ये, अम्लता को कम करने के लिए, है ना, एसिडिटी। अब इसमें ये हाइड्रोजन गैस को जलाने के लिए पर्याप्त ऊष्मा नहीं है तो नहीं जल रही है, यहाँ भी पर्याप्त ऊष्मा नहीं है तो नहीं जल रही है। तो इनके चारों तरफ क्या इकट्ठे हो गए बताओ, हाइड्रोजन के बुलबुले, और ये जो क्रिस्टल है वो कहाँ, पानी की सतह पर तैरने लगते हैं। और ये दोनों मेटल अपन जानेंगे कि तैरते हुए दिखाई देती हैं, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो इसका भी फटाफट से। चलो ले लिया। एक चीज और, मैं जो चीज तुमको ये पढ़ा रहा हूँ वो चीज वास्तविकता में कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं रटने पर बिल्कुल भी जोर नहीं देता हूँ, जो कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर करने पे ज़्यादा जोर दिया जाएगा, बेसिक पे ध्यान दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको हवा हवा में कुछ भी पढ़ा दिया जाए। यूँ मान सकते हो कि बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन अगर आप लोगों का सहयोग रहेगा तो कैसा भी कुछ भी कोई भी बंदा हो, सब लोग आपसे जुड़ा हुआ है। स्टूडेंट अगर सपोर्ट करेंगे तो कोई भी बंदा ऊंचाइयों को छू सकता है, इसमें कोई दोहरा वाली बात नहीं है। रही मेरी कि मैं कैसा पढ़ाऊँगा या क्या करूँगा, तो अभी स्टार्टिंग है, आप लोग थोड़े दिन झेलिएगा मेरे को, उसके बाद मैं आपको मतलब झेलने पर मजबूर कर दूँगा, ये मेरा वादा है। क्योंकि मेहनत बहुत बड़ी चीज़ होती है, अगर रेगुलर की जाए तो काफ़ी कुछ हासिल किया जा सकता है। और मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने का भरसक प्रयास करूँगा। लेट ज़रूर हो गए अपन लोग, मेरे जो टीम है उन्होंने भी बहुत दिन से कहा, लेकिन कोई बात नहीं, अभी देर आए दुरुस्त है। आपको अच्छे से अपन चतुर्थ श्रेणी क्रम चाहिए। ये क्लास इम्पोर्टेंट सबके लिए है, लेकिन स्पेशली अभी आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप लोग इसको देखकर अच्छे से अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो बात करते हैं अगली चीज की। इसी की कभी भी देखो प्रश्न बनते कैसे आते हैं ये ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, थोड़ी तो हम पढ़ते ही रहते हैं। जैसे एक और है एल्यूमिनियम है, जिंक है और आपका Fe, ठीक है ना। इनकी जब भी बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि इन तीनों के बारे में कि ना तो ये ठंडे जल से रिएक्ट करते हैं, नो रिएक्शन, बोल सकता हूँ मैं, क्या बताओ, नो रिएक्शन। और ना ही ये गर्म जल से रिएक्शन करते हैं, नो रिएक्शन, ठीक है। ये लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि ये भाप से या वाष्प से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है थोड़ा सा, निम्न में से कौन सा ठंडे जल से रिएक्शन करता है, गर्म जल से करता है, भाप से। तो ये तीनों ही किससे रिएक्शन करते हैं, केवल और केवल भाप से, ठंडे जल से, गर्म जल से रिएक्शन नहीं करते। अब वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, इसके बारे में मैं हमेशा क्लास में बताता रहता हूँ कि एक छोटा सा पॉइंट आता है, पीवी। पीवी बोले तो लेड, लेड बोले तो क्या बोलते हैं, सीसा, ठीक है सर। और कॉपर, कॉपर का मतलब जैसे इसको कॉपर बोल सकते हो, और कॉपर बोले तो क्या हो गया बताओ, तांबा। क्या हो गया, तांबा। तांबा ऐसी धातु है जिसका मानव ने सबसे पहले प्रयोग किया था, ठीक है। अब बात करें, ये क्या है, Ag, तो ये क्या हो गया आपका सिल्वर, ठीक है। सिल्वर बोले तो क्या हो गई, चांदी। और ये आपका क्या हो गया बताओ, सोना,
ठीक है। सोना बोले तो मतलब इसको यहाँ पे गोल्ड बोलते हैं या कैसे भी सोना याद रखेगा, औरम बोलते हैं कैसे, ठीक है। ये चारों ही जो हैं इनके बारे में मैं आपको कहूँ कि ये कभी भी ये मान सकते हो आप जल से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते बताओ? जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, मतलब जल से नो रिएक्शन, जल से नो रिएक्शन। अब नो रिएक्शन तो ये अपन ने देखा है कि कई बार पूछ लेते हैं कि निम्न में से कौन कौन सी धातु जल से अभिक्रिया करती हैं, कौन सी नहीं करती हैं। तो देखो इसको एक मजेदार में अपन देख सकते हैं। यहाँ से आप अगर दोनों को देखें तो ऐसा हो सकता है कि आप कहो तो कि सीता, किसी लड़की का नाम है सीता, ठीक है ना। तो लड़कियां गहने तो पहनते ही हैं, है ना। तो सीता सोना चांदी, सीता सोना चांदी पहनकर, ठीक है, या तो यूँ कह सकते हो नहीं नहाती है या कभी भी पानी में नहीं उतरती है, कैसे भी कह लो। कुल मिला के जो सीता नाम की लड़की है वो सोना चांदी पहनकर स्नान नहीं करती है या वो पानी में नहीं उतरती है। तो आपको ये चारों ही जो मेटल है वो क्या हो जाएंगे यार, शीशा, तांबा, चांदी और कौन सा है, सोना या गोल्ड, ठीक है। उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी, और अगर समझ में आ रही है तो निवेदन है हाथ जोड़ करके, अभी स्टार्टिंग है तो आप लोग सपोर्ट करें, लाइक करें। अगर क्लास आपको अच्छी लग रही है तो कमेंट करना नहीं, क्योंकि आप कुछ लिखोगे क्रीम किल्ला तो ही तो मुझे पता चलेगा हाँ या ना। आप मोटिवेट करोगे तो ही भाई आगे के वीडियो, क्योंकि मेरे वो कैमरे से बहुत सीधी बात, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट लो भाई इसका। ले लिया। चल अब जैसे बात करें अपन तीसरे पॉइंट पे आते हैं, इसके साथ क्रिया बताओ, अम्ल या क्षार के साथ क्रिया, अम्ल या क्षार के साथ क्रिया, है ना। अम्ल या क्षार के साथ क्रिया, तो इसमें आपको क्या देखना है? इसमें आपको ये देखना है कि जब कभी अपन यूँ कह सकते हैं किसी भी मेटल की रिएक्शन, किसी भी मेटल की रिएक्शन कहने का मतलब कोई धातु है, ठीक है, इस धातु की अभिक्रिया किससे कराएं? अम्ल से, या चाहे भले को क्या हो, क्षार, एसिड या बेस। हमेशा आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि कौन सी गैस मुक्त होती है बताओ? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है बताओ? हाइड्रोजन गैस मुक्त। कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन कभी भी आप अपवादों को देखेंगे, केमिस्ट्री में अपवाद बहुत होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखें अपन, है ना, जैसे माना कि जिंक है, क्या है आपका? जिंक, ठीक है। जिंक की रिएक्शन अपन बात करें किससे करा देते हैं? H2SO4 से। H2SO4 से कराओगे तो ये अम्ल है आपका, और ये क्या है बताओ? धातु है। जब इसकी रिएक्शन इससे कराएंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? ZnSO4 प्लस, अपन देखेंगे कौन सी गैस मुक्त हो रही है बताओ? H2 गैस, ठीक है। तो फाइनल हो गई। इसको क्या बोलेंगे बताओ? जिंक सल्फेट बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? जिंक सल्फेट, है ना। तो ये अम्ल के साथ करा दी, फर्स्ट स्टेप ये हो गया। सेकेंड स्टेप की बात करें, अगर मान के चलो इसी जिंक को मैं किसके साथ लेता हूँ? NaOH के साथ। NaOH क्या है बताओ? क्षार है, बेस है। जिंक की बात करें तो जिंक ही है, और जिंक क्या है बताओ? धातु, ठीक है। अब जब रिएक्शन कराएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक पदार्थ बनेगा Na2Zn, ठीक है। और आपका साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस। ये जो पदार्थ बना है
ये अभी देखा आपने किससे कराई थी रिएक्शन? अम्ल से। किससे कराई थी? अम्ल से। और अभी अपन देख रहे हैं कि किससे कराई है बताओ? क्षार से। ये क्षार है और ये क्या था बताओ? अम्ल। दोनों तरफ देखा कौन सी गैस मुक्त हो रही है? हाइड्रोजन गैस। अब इसका नाम कई बार पूछ लेता है तो आप ध्यान रख लेना भाई, इसको बोला जाता है सोडियम जिंकेट। क्या बोला जाता है? सोडियम जिंकेट। देखो यहाँ दो लेंगे तो पूरा क्लियर हो जाएगा। Na2 हो जाएगा, ZnO2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस H2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज। तो ये बात आपको याद रखनी है कि अम्ल और क्षार के साथ जब भी आप किसी मेटल की रिएक्शन कराओगे तो हमेशा हाइड्रोजन गैस निकलती है। आपने 10th में एक एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक परख नली के अंदर जिंक के टुकड़े लेते हैं, फिर उसमें H2SO4 डालते हैं, तो एक निकास नली जब साबुन के पात्र में उसको ले जाते हैं तो बुलबुलों के रूप में गैस बाहर निकलती है। और उनके पास जलती हुई जब मोमबत्ती ले जाते हैं, जलती हुई क्या ले जाते हैं? मोमबत्ती। तो ये जो होते हैं वो इसके ध्वनि के साथ, घट घट की ध्वनि के साथ जलने लगते हैं, या पॉप साउंड जिसको बोलते हैं। तो क्लियर हो जाता है कि कौन सी गैस निकलती है? हमेशा हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट से। चल बढ़े आगे। अब 4 नंबर पे अपन बात करते हैं किसी अन्य धातु के साल्ट या क्या बोलते हैं लवण से क्रिया, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ रहा होगा। कुल मिला के किसी और धातु का अगर कोई लवण है तो उससे क्रिया करके कैसे बनाते हैं। तो 10th में आपने एक रिएक्शन सुनी होगी विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। कौन सी अभिक्रिया बताओ? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया पे अपन चर्चा करें तो जो ज्यादा ताकतवर होता है वह मेटल किसी अन्य को उसके स्थान से लवण से हटाकर उसकी जगह खुद पहुंच जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन। अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर देता है? हटा देता है। यही घटना होती है। अब अपन विस्थापन अभिक्रिया की बात करें तो हमेशा जब इसको अपन देखेंगे तो थोड़ी रो वैसी पड़ जाएगी, फिर भी लिख देता हूँ। चलो मैं देखो के Na Mg एल्यूमिनियम ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रही है ये आपने एनसीईआरटी की बुक में भी पढ़ी होगी। जितनी भी तुम साइंस की बुक्स पढ़ते होंगे उनके अंदर जब धातु वाला चैप्टर आता है तो कहीं ना कहीं ये दिखती है। इसका नाम होता है सक्रियता श्रेणी। क्या बोलते हैं इसको? सक्रियता श्रेणी, ठीक है ना। सक्रियता श्रेणी की अपन बात करें तो इसके अंदर इसका क्या है वो भी अपन देखेंगे, अभी पता चल जाएगा। सबसे ऊपर जो धातु है तो ये क्या है बताओ? सबसे अधिक क्रियाशील, सबसे अधिक क्रियाशील, ठीक है। सबसे एक्टिव जो है वो कौन सी है बताओ? पोटेशियम। दूसरे नंबर पे देखें तो क्या है? सोडियम। इनको जो रखो नीचे जो आपको दिखाई दे रहे हैं Ag और Au, ये सबसे कम क्रियाशील है, इसीलिए इनकी कीमत ज्यादा है। हर किसी के साथ दोस्ती नहीं करते हैं। कौन से बताओ? Ag और Au, ठीक है। ये सक्रियता श्रेणी की अपन बात जब भी करते हैं तो अभिक्रियाशीलता, इसके बारे में ये भी लिखा मिलता है कि किस एंगल किस तरीके से रखा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि अभिक्रियाशीलता का क्या है बताओ? घटता कैसा क्रम है बताओ? घटता क्रम, अवरोही। ऊपर से नीचे जाने पर जो क्रियाशीलता है वो क्या हो रही है? घट रही है, ना कि बढ़ रही है। तो सबसे ज्यादा अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा होगा? पोटेशियम।
उसके बाद कौन सा होगा सोडियम, फिर कौन सा होगा कैल्शियम, फिर कौन सा होगा मैग्नीशियम, फिर कौन सा होगा एल्यूमिनियम, जिंक, Fe, Pb, H, कॉपर, Hd, Ag और Ag। ठीक है, अब इसको अपन याद नहीं पढ़ रहे, तो इसको पहले तो एक ट्रिक से और बता देता हूँ मैं आपको। देखो मैं तो छोटे बच्चों को ही पढ़ाता हूँ। कनक मांगे आलू जीरा, कनक मांगे आलू जीरा, फिर पवन हंसे क्यों हा हा, ऐसे समझ। ठीक है, कनक मांगे आलू जीरा, फिर पवन हंसे क्यों हा हा, ऐसे करके मतलब कोई जरूरी नहीं है कि हर वर्ड का मीन्स बने, पर कोई कनक नाम की लड़की है तो क्या मांग रही है आलू और जीरा, फिर कौन मजाक बना रहा है पवन, और वो उस पर हंस रहा है, तो मतलब H से रिलेटेड हो गया, क्यों का मतलब क्या हो गया कॉपर, भा का मतलब Hg और पा का मतलब Ag और A, है ना। इससे ये पता चले। अब इसका यूज क्या है, इसका यूज ये है कि भाई जैसे कि मान के चलो Zn रिएक्शन आप करा रहे हो CuSO4 से, इससे करा रहे हो CuSO4 से, इसमें डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जो पावरफुल होगा वो रिप्लेस कर पाएगा और जो नहीं होगा वो नहीं कर पाएगा। हम जानते हैं इस पे +2 और इस पे क्या है -2। अब देखें तो यहीं से पता चल जाएगा, जिंक ये रहा और कॉपर कहाँ है बताओ ये रहा, इसका मतलब जिंक कॉपर को हटा सकता है तो रिएक्शन होगी। जिंक कॉपर को क्या कर सकता है हटा सकता है, क्योंकि ये ऊपर है श्रेणी तो ये ज्यादा पावरफुल है, तो क्या होगा फिर बताओ रिएक्शन होगी और क्या बनेगा ZnSO4, और भाई कॉपर को बोल देगा टाटा बाय बाय खत्म, इसको मतलब उसकी जगह से हटा के तो उसकी जगह क्या हो जाएगा सेट। ठीक है, ऐसे अगर मैं तो ये रिएक्शन होगी, तो ये दूसरे उसका आ रहा है। अगर इसमें अपन एक दूसरा प्रश्न बनाए, मान के चलो यूं मान लेते हैं कि पहले से Fe है, ठीक है, और आपके पास क्या है मान के चलो ZnSO, ठीक है, यहीं से देख लेते हैं, गलत नहीं होना चाहिए, आपको सीख के जाना है सबको। तो Fe मुझे ये बताओ इस सीरीज में Zn से कहाँ नीचे है, Zn से नीचे है, इसका मतलब इसकी इतनी पावर नहीं है कि जिंक को उसके यौगिक से क्या कर दे हटा दे, ये नहीं हटा सकता। अब नहीं हटा सकता तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन अगर ऐसे मिलती है आपको, ऐसे कि FeSO4 प्लस क्या मिले बताओ Zn, तो ये अभिक्रिया आपकी सरेआम क्या है बताओ गलत है, ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती, क्योंकि कम क्रियाशील तत्व अधिक क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से हटा ही नहीं सकता। आगे बात समझ में। तो इसका सबसे बड़ा जो यूज है वो यही है कि भाई अपन आराम से ये बता सकते हैं कि कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी नहीं होगी। तो आपको ये सक्रियता श्रेणी याद होनी चाहिए, याद तो वहाँ तुमको लिख के थोड़ी आनी है, आपको एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद रख लेना। और ट्रिक किसी दूसरे की बजाय खुद की बनाया करो, खुद का क्रिएटिव माइंड जितना रखोगे वो ज़्यादा फायदा है, क्योंकि आजकल लोग एक ट्रिक बना के भी पूरे यूट्यूब पे छा जाते हैं। आप खुद भी बना सकते हो, दूसरे की बजाय खुद की ट्रिक ज़्यादा याद रहती है ना। और मेरे भाई जब बना रहा हूँ तो डायरेक्ट तो आपको मेरे को जो आती है मैंने बना दूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि मैं किसी को ज़्यादा फॉलो नहीं करूँ। मे भी पॉसिबल कई बार क्योंकि कुछ चेंजेज होते नहीं है, साइंस में सेम होता है। तुमको ये तो फलाना मास्टर भी बता रहा था, बता सकता है लेकिन कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा जो मेरी मेहनत है वो मेरे साथ है, अन्य जो सारा सभी मेहनत करते हैं। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत पर ज़्यादा ध्यान दो। चलो स्क्रीनशॉट लो फटाफट से इसका, बिल्कुल इसको सेंटर में लाओ, ठीक है ना। चलो अच्छा, अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जैसे कुछ धातु हैं जिनकी बात करें तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, मैग्नीशियम।
है ना। अब मैग्नीशियम की अगर बात करें तो देखो इसके बारे में, इसको मैं कैसे पढ़ाता हूँ बच्चों को, वो देखें। माना कि मान लेते हैं, है ना, क्योंकि तुम परेशान तो वही पहले से वीडियो से तो देख देख के दुनियादारी का, मेरा तो क्या है तुम्हारे साथ चलेगा, फिर भी कोशिश है कि चलो देखते हैं। ये क्या है बताओ, इससे पूछा गया कि कौन हो, तो इसने जवाब दिया कि मैं मैग्नीशियम हूँ। क्या हूँ? मैग्नीशियम। फिर इससे पूछा गया कहाँ रहते हो, ठीक है। अब कहाँ रहते हो, आप जैसे हो गए सवाल पे सवाल धारे धारे, तो कहाँ रहते हो, जैसा आदमी ने कहा कि भाई साहब देखो आप किस वे में पूछ रहे हो, कि अगर मान के चलो झरने की बात की जाए, बाबा झरना झील, तो वहां पे तो रहता हूँ मैं MgSO4 के रूप में। किसके रूप में रहता हूँ? MgSO4। अगर आप कहते हो कि भाई समुद्र में कैसे रहता है, तो मैं समुद्र में रहता हूँ MgCl के रूप में, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये उसने अपना नाम बता दिया और पता बता दिया कि मैं ऐसी जगह पे रहता हूँ भाई, ठीक है। और क्या रहता है पूछा, तो अगर इसने कहा एक जगह और है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि मैं पत्तियों के अंदर रहता हूँ। इसके अंदर रहता हूँ बताओ, पत्तियों के अंदर। आपको पता होगा कि जो पर्णहरित होता है, पर्णहरित को या पत्ती को जलाने के बाद पर्णहरित में मात्र जो बचता है राख में 1 मीटर, ये बहुत बार ये प्रश्न भी बनता है कि कौन सा बचता है, तो वो आपको ध्यान रखना है कौन सा बचता है, मैग्नीशियम, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो फिर इससे अगला प्रश्न पूछा गया, क्योंकि आप तो पूछने लगे तो बेचारा बताता जा रहा है, करते क्या हो। क्या पूछा आपने? करते क्या हो, ठीक है। अब ये भी तंग आ गया आपका जवाब देंगे, तो इसने बोला मैं कुछ नहीं करता हूँ, शादियों में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? शादियों में जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ बताओ? शादियों में। अपन भी सोचते शादियों में फ्री होगा इसलिए घूमता होगा, उसने कहा मैं फ्री नहीं रहता, मैं खाली झिमड़े नहीं रहता हूँ। तो क्या करता है शादियों में? तो पहला पॉइंट इसने बताया कि मैं फ्लैश लाइट, जो फ्लैश लाइट होती है एंट्री गेट का फलाना की रिबन बनाता हूँ। फ्लैश लाइट की क्या बनाता हूँ? रिबन। अच्छा, दूसरा क्या करता है भाई शादी में? दूसरा मैं फोटोग्राफी करता हूँ। दूसरा क्या करता हूँ? फोटोग्राफी। अच्छा, तीसरा काम क्या करता है कि धूम धड़ाका भी तो चाहिए, तो भाई साहब मैं आतिशबाजी करता हूँ। क्या करता हूँ बताओ? आतिशबाजी, फटाके चलाता हूँ। कहने का किसने बोल दिया? मैग्नीशियम। अब 3 काम बता दिए, फिर चौथा काम भी वो अपने आप बताता है। चौथा काम बड़ा खतरनाक है उसका। वो कहता है कि तुम लोग भी जाते हो शादी में, मैं भी जाता हूँ, पर जो लोग फ्री फटका ज्यादा खा जाते हैं तो खा खा के उनको एसिडिटी हो जाती है, और एसिडिटी जब हो जाती है तो वो लोग मुझे ढूंढते हैं, तो मैं वहीं अवेलेबल रहता हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में। तो आपको ध्यान रखना है कि पेट की जो अम्लता होती है ना, या क्या बोल सकते हो बताओ, एसिडिटी, उस एसिडिटी को कम करने में मैं क्या करता हूँ? मदद करता हूँ। ये किसने कहा है? एसिडिटी को कम करने में मदद। और किसके रूप में होता है ये? MgOH का होल ट्वाइस। और इसको बहुत बार मैं बोलता रहता हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। क्या बोलते हैं बच्चियों? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो ये कहानी किसकी चल रही थी भाई साहब? मैग्नीशियम की। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको ये याद हो गया होगा, क्योंकि देखो मैग्नीशियम से पहली बार आपने क्या किया? पूछा कि कौन हो, ठीक है। उसने कहा कहाँ रहते हो? उसने कहा झरने में किसके रूप में रहता हूँ? मैग्नीशियम सल्फेट। समुद्र में मैग्नीशियम क्लोराइड। और पत्ती के अंदर किसके रूप में? पर्णहरित, या अपन कह सकते हैं पर्णहरित के अंदर क्लोरोफिल में रहता है। और पत्ता क्या है तो कहाँ जाता है? शादियों में फ्लैश लाइट की रिबन बनाता हूँ, फोटोग्राफी, आतिशबाजी, और लास्ट में बुला के एसिडिटी को क्या करता हूँ? कम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बहुत अच्छे मजेदार तरीके से आपको बताया है और समझ में भी आया होगा। क्या
तो चलो अगला देखते हैं, एक और है ऐसे चढ़ा सा जिसकी बात कर लेते हैं, जो हमेशा गुस्से में रहता है। ठीक है, इसकी भी बात करें तो ये आपका कौन है बताओ? सोडियम। कौन है बताओ? सोडियम। तो यह लिख देता हूं मैं, सोडियम। इसकी बात करें बताओ सोडियम की। सोडियम से अपन बात करें तो पहले तो इसके बारे में ये जानना है कि ये हमेशा किसमें रहता है बताओ? गुस्से में। सोडियम किसमें रहता है बताओ? गुस्से में रहता है। और बेचारा चिल भी है, ऐसी बात नहीं है, अंदर से बहुत क्या है बताओ? सॉफ्ट। अंदर से क्या है? बहुत सॉफ्ट है। अब सॉफ्ट है तो अपन कह सकते हैं अंदर से देखो होना, अंदर से क्या है? सॉफ्ट। तो ये मुलायम भी होता है, और मुलायम होता है तो अपन कह सकते हैं कि इसको आप आराम से कैसे काट सकते हो? चाकू से काट सकते हो। और इसका जो घनत्व है वो घनत्व भी क्या होता है? कम होता है। इस वजह से ये काय पर तैरता है? पानी पर तैरता है। और अपन देखें कि देखो सोडियम की जब भी बात करते हैं तो ये जादू वाला ही है। वो पानी में क्या लगाता है? आग। पानी में आग लगाने का मतलब है कि इसको जल के साथ रखने पर इसके साथ H2 गैस निकलती है, पहले पढ़ा चुका हूँ। और क्या होता है बताओ? आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग, है ना। तो गुस्सा भी बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बहुत ज्यादा सख्त श्रेणी में ऊपर है, तो क्रियाशील है, तो मैं इसलिए इसी को गुस्से वाला आदमी बोलता हूँ। अंदर से बहुत सॉफ्ट है क्योंकि चाकू से काट सकते हो आप इसको। घनत्व भी इसका क्या है? कम है। इसके कुछ जैसे कि यौगिक है, जैसे 4 के तो नाम आपको याद रखने हैं। जैसे देखो 2 तो धोने के काम आते हैं, कपड़े धो, नहा, कुछ भी करो। जैसे देखो एक तो कौन सा होता है? NaOH, जिसको अपन कास्टिक सोडा भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और दूसरा अपन बात करें Na2CO3 डॉट क्या है? 10H2O, जिसे धावन सोडा कहते हो आप। क्या बोलते हो? धावन सोडा। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है बताओ? आपका सोडियम होता है। अब 2 होते हैं भाई साहब खाने के। अब खाने के कौन कौन से होते हैं वो भी देख लो। नंबर 1 पे बात करें NaCl, तो नमक, तो ये खाने का हो गया। दूसरा अपन बात करें NaHCO3, इसको क्या बोलते हैं बताओ? बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा, या इसी को क्या बोलते हैं? खाने का सोडा, या सोडियम बाइकार्बोनेट। जब ये आएंगे जब और बताएंगे अपन। तो ये कुछ बातें किसके बारे में याद रखनी है आपको? सोडियम के बारे में। ठीक है, सोडियम की बात करें तो सोडियम एक क्रियाशील तत्व जो सक्रियता श्रेणी के ऊपर रहता है। चाकू से आप इसको काट सकते हो, घनत्व तो कम होता है। हाइड्रोजन गैस के कारण इसमें क्या लग जाती है? आग लग जाती है। इसके कुछ यौगिक हैं, जैसे कास्टिक सोडा है साबुन बनाने में, धावन सोडा इसका भी यूज करते हैं। हालांकि इसका अगर 10H4 निकाल दें तो ये जल की स्थायी कठोरता को दूर करने में काम आता है। खाने के सोडे की बात करें NaCl, नमक, और क्या है आपका NaHCO3। तो उम्मीद है कि देखो परेशान होकर नहीं पड़ना है, ये चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी आपको। स्क्रीनशॉट लो फटाफट। बोल। तो मैं ऐसा करूँगा, यहाँ से ले देखो। हाँ मेरे पास इतना तो पड़ा, इतना बस ये है, इतना तो हो जाएगा ना। 2 इसको तो मैं 2 मिनट में कर दूँगा, बस ये तो हो जाएगा। ये 3 मिनट कर देता हूँ, बस 3-4 मिनट। ठीक है, इतना चल जाए।
फिर इसको कल देख लेंगे क्या। दूसरे करेंगे और मुझे इतना पड़ा आज से। हाँ तो ये मैंने सोचा था कितने मिनट होगा। हाँ तो इसको बस क्लास नहीं कर दो, ठीक है। चलो अगली चीज देखो, अपन बात करें किसकी, एल्यूमिनियम। तो देखो एल्यूमिनियम के बारे में फैक्ट बात बता दूंगा आपको कि एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक लोहे के बाद काम में ली जाने वाली धातु, ठीक है। और इस सर्वाधिक लोहे के बाद काम में ली जाने वाली सेकंड धातु जो कि गैर लोह धातु यही है जो सर्वाधिक। एक इसके बारे में ये आता है प्रश्न के लिए पर्यावरण हितैषी है। कहने का मतलब आप ये मान सकते हो कि आप एल्यूमिनियम की जो लगभग 150 बार इसको क्या कर सकते हो, रिसाइकिल कर सकते हो। 150 बार क्या कर सकते हो, रिसाइकिल। दूसरी बात यह है कि इसके ये ऊष्मा का अच्छा सुचालक भी होता है। तो इसके क्या बनाए जाते हैं, मतलब बर्तन भी बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बर्तनों के साथ अपन ये भी कह सकते हैं कि इसके कई यौगिक जैसे फिटकरी है ना। फिटकरी के अंदर देखें तो फिटकरी में ये सूत्र अपन देखें तो K2SO4.Al2SO4 का क्या है, .24H2, ठीक है। ये फिटकरी के निर्माण में भी इसका यूज होता है। और इसके दो एस के हैं, जैसे बॉक्साइड की बात करें, बॉक्साइड है एक तो, और एक कौन सा है, फेल्सपार, है ना, फेल्सपार। ये चीज आपको किसके बारे में याद रखनी है, एल्यूमिनियम, है ना। चलो आज के लिए इतना ही, क्योंकि समय थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हौसला बढ़ाने के लिए, जो कि देखो कई बार ऐसा होता है कोई भी व्यक्ति नया काम स्टार्ट करता है कुछ भी, तो सब कुछ डिपेंड करता है कि सामने वाले लोग किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर अच्छे से सपोर्ट करोगे तो हो सकता है मैं और ज़्यादा इसमें इम्प्रूव करूँ। हाँ तो भाई ये एल्यूमिनियम के बारे में आपने ये बात लिख ली, स्क्रीनशॉट ले ली। अगली बात करते हैं, चलो अगला अपन जो मेटल ने मान के चलो कैल्शियम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कैल्शियम, ठीक है। अगला जो धातु है अपना वो कौन सा है, कैल्शियम। अब कैल्शियम की जब भी आप बात करते हैं तो क्या होती है कैल्शियम, तो कैल्शियम धातु के बारे में आप सभी को पता है। एक तो ये हमारी जो हड्डियां हैं, हड्डियों के निर्माण, हड्डियों के निर्माण में इसका क्या होता है, यूज होता है कैल्शियम का। दूसरी बात, अगर टूट जाए तो जोड़ने में भी यही काम आती। अब जोड़ने में कैसे बताओ, जोड़ने में ऐसा आती है कि आपने नाम सुना होगा CaSO4 डॉट, सही से लिख देता हूँ इसका, CaSO4.1/2H2 बोले तो क्या होता है ये, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, है ना। तो बना भी रही थी ये और टूट जाए तो जोड़ भी रहे, तो पाटा बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग इसको करते हैं हड्डियों को जोड़ने। इसका एक और अपन बात करें CaSO4.2H2, तो ये अर्ध हाइड्रेट है, इसी से इसका निर्माण होता है। तो ये जिप्सम के निर्माण में इसका क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अब कैल्शियम के बारे में और क्या बात करें, तो आपको एक यौगिक याद रखना है सर्वाधिक, ये इंपॉर्टेंट है अपना, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट की अपन बात करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट देखो, इसको यूँ भी बोल सकते हो आप, क्विक लाइम बोलते हैं, लाइम स्टोन भी बोलते हैं। पर ये हमेशा ध्यान रखना है
कि कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में प्रश्न या तो यूँ आता है कि जब कभी अपन ये बुलाते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, उसको ला करके अपन कलई बनाते हैं, उसको बेम करते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इसके बनने के कारण दीवारों पे 2 से 3 दिन बाद क्या होती है, अधिक चमक आती है। एक तो वो वाला प्रश्न बनता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो विलयन है, पानी है, उसके अंदर अधिक देर तक CO प्रोवाइड करने पर, मतलब कम देर तक करते हैं तो दुधिया हो जाते हैं और अधिक देर तक करने पर दुधिया पर गायब हो जाते हैं। तो इसी से रिलेटेड अब इसकी बात करें तो देखो, जो मुर्गी का अंडा होता है, कुकड़ी का अंडा, कुकड़ी का अंडा, मुर्गी का अंडा होता है, उसका जो छिलका बना होता है, वो छिलका भी किसका बना होता है बताओ, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है। और बात करें जो चौक होती है, चौक भी किसका बना होता है, CaCO3। मार्बल या संगमरमर की अपन बात करें, इसका भी जो खड़िया पत्थर है, सभी का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaCO3। तो ये किसकी बात कर रहे हैं अपन, कैल्शियम का। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक और लिखना है आपको कि हमारा जो शरीर है, शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली जो धातु है, वो कौन सी होती है बताओ, कैल्शियम। क्या होती है, कैल्शियम। ये आपको बराबर क्या रखना है, या है ना। चलो भाई इसका स्क्रीनशॉट लो फटाफट से। कैल्शियम के बारे में हड्डियों के निर्माण में, दांत में यूज करते हैं इसको। अब बात करें Fe। ठीक है, Fe की अपन जब भी बात करते हैं, Fe बोले तो क्या है बताओ, लोहा। लोहा बोले तो क्या है, आयरन। ठीक है, आयरन लोहे के बारे में देखो क्या है बात कि जो Fe है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि Fe पृथ्वी पर सर्वाधिक काम में लिए जाने वाली धातु है। ठीक है। दूसरी बात, अब पहली ये है फर्स्ट काम में लिए जाने वाली, तो सेकंड मैंने आपको बताई थी कौन सी थी, एल्यूमिनियम। इसके बारे में आपको एक शब्द और याद रखना है, हीमोग्लोबिन। जैसे अगर किसी के सिर पे आपने रोड मारी तो रोड काहे की मारते हैं, लोहे का सलिया बलिया किसी के माथे को फोड़ दिया तो माथा फट जाएगा। माथा फटेगा तो सीधी सी बात है खून निकलेगा। तो खून में क्या होता है, लोहे से ही माथा फोड़ा, लोहे में ही क्या, लोहा किस में पाया जा रहा है, खून में। किसके रूप में, हीमोग्लोबिन के रूप में। ये नाम से ही पता चल रहा है। तो इसके अंदर क्या होता है बताओ, हीमोग्लोबिन। ठीक है। हीमोग्लोबिन के अलावा अपन बात करें कि देखो यहाँ से एक रोग पूछ दिया जाता है कई बार कि अगर किसी व्यक्ति में लोहे की क्या जाए, कमी आ जाए, है ना, या अपन Fe की यूँ बोल दें, Fe की क्या आ जाए बताओ, कमी आ जाए, तो एक रोग हो जाता है जिसका नाम क्या है बताओ, एनीमिया। क्या नाम है बताओ, एनीमिया। ठीक है। और अपन बात करें अगर जैसे Fe+ होता है हीमोग्लोबिन के अंदर, इसकी जो स्टेज होती है वो क्या होती है, Fe+। लेकिन कई बार जब आप जल में पढ़ते होंगे, नाइट्रेट की क्या हो जाती है, अधिकता। नाइट्रेट की क्या हो जाती है, अधिकता। कहने का मतलब NO3-। नाइट्रेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ये Fe+ किस में चेंज हो जाता है, Fe+3 में। और किसके अंदर बताओ, हीमोग्लोबिन के अंदर। तो ये मान के चलो फिर एक बीमारी होती है जिसको ब्लू बेबी सिंड्रोम, किस रोग के नाम से जाना जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम, है ना। लोहे की बात करें। अच्छा, इसके स्रोत के बारे में कई बार अपन बात करते हैं, मैं क्लास में बोलता हूँ
तो आपने देखा होगा एनीमिया रोग भी ज्यादातर किसमें होता है, महिलाओं में। और इसका सबसे बढ़िया जो स्रोत माना जाता है पालक है, और आपके क्या होता है, बैंगन, ठीक है। लेकिन जो गर्ल्स होती हैं, महिलाएं होती हैं, वो बैंगन की सब्जी का नाम आते ही नाक सिकोड़ती, जबकि सर्वाधिक उनको जरूरत है किसकी बताओ, बैंगन की सब्जी की। और फिर खाते खाते कौन सी, फोलिक एसिड की गोलियां। तो ज्यादा से ज्यादा काय की सब्जी खाने चाहिए बताओ, बैंगन की, रेंगड़ा भी बोलते हैं बागड़ी में इसको, इसकी क्या सब्जी खानी चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, पर्याप्त मात्रा में Fe होता है। जब ये पर्याप्त मात्रा में Fe होगा तो कौन सा रोग नहीं होगा बताओ, एनीमिया, ठीक है। तो लोहा के बारे में यहाँ 2-3 बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हीमोग्लोबिन का घटक है। हीमोग्लोबिन में कौन सी स्टेज में पाया जाता है, +2। अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाती है पानी में तो अपन देखेंगे ये किस में चेंज हो जाता है, +3 में, जिसके कारण बच्चे के किसी का भी शरीर जो है वो कैसा बढ़ जाता है, नीला बढ़ जाता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम। और Fe की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया, है ना। चल आगे ले लिए स्क्रीनशॉट। चल अब देखो कुछ फैक्ट्स लिखने हैं, क्या लिखने हैं, कुछ फैक्ट्स। फैक्ट्स कौन से लिखने हैं, जैसे अपन बात करें तो पूछा जाए कि भूपर्पटी के अंदर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम। कौन सा है, एल्यूमिनियम, ठीक है। अगर तत्व पूछता है तो भी अपन ऑक्सीजन की बात करेंगे, लेकिन अगर धातु की बात करते हैं तो वो कौन सा है बताओ, एल्यूमिनियम। तो अर्थ क्रस्ट बोल सकते हैं, अर्थ क्रस्ट या भूपर्पटी, ठीक है। भूपर्पटी में सर्वाधिक, भूपर्पटी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला या पाए जाने वाली धातु कौन सी है बताओ, भूपर्पटी में। तो आपको ध्यान रखना है इसका आंसर कौन सा रहेगा बताओ, एल्यूमिनियम। कौन सी है, एल्यूमिनियम। दूसरा फैक्ट अपन बात करें कि हमारी जो बॉडी है या शरीर है, हमारे शरीर के अंदर कौन सी धातु सर्वाधिक है, तो शरीर में आपको ध्यान रखना है कौन सी है बताओ, कैल्शियम। कौन सी है, कैल्शियम, है ना। उसी के आधार पर अगर कोई पूछता है कि द्रव धातु कौन सी है, तो ये भी फैक्ट आपको पता होना चाहिए कौन सी होती है बताओ, Hg। ऐसे ही अगर कोई पूछता है कि चलो बताओ अपन क्या बोल सकते हैं, आशा की धातु किसे कहते हैं, तो आशा की जो धातु है वो बोला जाता है आपका, ये 80 नंबर पे है, यूरेनियम 92, ठीक है। आशा की धातु कौन सी है, यूरेनियम। कौन सी है आपकी, यूरेनियम। और ये तो पारा है, सब लोग जानते हैं, Hg तो क्या है बताओ, पारा, है ना। अब बात करें कि इसके अलावा एक प्रश्न बनता है छोटा सा कि भविष्य की धातु कौन सी धातु बताओ, भविष्य की धातु। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम क्यों है, क्योंकि सर्वाधिक जो हथियार हैं इनके निर्माण में कौन सी धातु का यूज हो रहा है, टाइटेनियम का। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि इन फ्यूचर की जो धातु है वो कौन सी है, टाइटेनियम है। अब बात करें जैसे और भी लिख सकते हैं छोटे छोटे पॉइंट, अपन यूं के सबसे भारी धातु कौन सी है, सबसे भारी धातु कौन सी है, तो ऑस्मियम की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बताओ, ऑस्मियम। अब बात करें सबसे हल्की धातु कौन सी है, सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपको ध्यान रखना है लिथियम, ठीक है। चाकू से किसको काट सकते हो, चाकू से काटा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कौन सी है, सोडियम, और कौन सी है, लिथियम, है ना। ये पॉइंट आपको क्या रखने हैं, याद रखना है। इसमें बहुत सारे और भी पॉइंट बनते हैं जैसे, पर अपन को ये तो फैक्ट याद रखने ही रखने हैं। उसके अलावा अपन एक
फिलामेंट के रूप में टंगस्टन का यूज करते हैं। बहुत सारे ऐसे मैटर हो सकते हैं या जिनमें कि अपन फैक्ट तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, पर ये चीज़ आपको याद रखनी है कि हमारे शरीर में कितनी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कौन सा धातु होता है? कैल्शियम। कौन सा होता है? कैल्शियम। चलो तो इनको नोट करो फटाफट से। कर लिए? चलो बहुत बहुत धन्यवाद। आज ही क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलते हैं। उम्मीद करूँगा कि आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी, और समझ आई है तो इसका मतलब ये है कि आप सभी को लाइक भी करना है, कमेंट्स भी करना है, और अपने जो पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों को शेयर भी करना है। ठीक है ना? ओके।